Hello everyone, welcome back to our lecture series of Riemann integrations. We have discussed the definition of Darboux integral and Riemann integral so far. In the previous lecture हमने ये भी देखा कि किस तरीके से Riemann integration और Darboux integral दोनों इक्विवेलेंट ही है. इवन जब किसी फंक्शन का हम Darboux इंटीग्रल और Riemann इंटीग्रल आइडेंटिफाई करें तो दोनों से हमें सेम ही वैल्यू ऑब्टेन होती है. इस लेक्चर में हम Riemann इंटीग्रेबिलिटी ऑफ मोनोटोनिक फंक्शंस एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं. हम देखेंगे कि कैसे हर एक मोनोटोनिक फंक्शन Riemann इंटीग्रेबल है और कैसे हर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी Riemann इंटीग्रल है. सिंस हमारे केसेस में Riemann और Darboux दोनों इंटीग्रेबल होना सेम ही है, इक्विवेलेंट ही है, तो अगर कोई फंक्शन Riemann इंटीग्रेबल है तो वो Darboux इंटीग्रेबल भी है. नाउ क्योंकि दोनों की डेफिनेशन हमने डिस्कस की है बट Darboux इंटीग्रल इज इजी टू यूज सो फार, तो हम जब प्रूफ करेंगे कि कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है देन वी विल यूज द Darboux डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल. ओके, so let us start this lecture by writing the theorem that discuss the integrability of a monotonic function. Okay, so these all are under the heading of properties of Riemann integral. Okay, so we have theorem, this is 33.1 theorem, and it is discussed the Riemann integrability of monotonic functions. Okay, now the theorem says that every monotonic function f on closed interval a comma b is integrable. दिस इज द स्टेटमेंट. ओके, तो जब कभी भी हमारे पास कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन होगा ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल तो वो हमेशा इंटीग्रेबल होगा. दैट वी वांटेड टू प्रूव. अब सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में. वी नो इफ वी टॉक अबाउट द type of monotonic function, then we know किस तरीके के functions हमारे पास हो सकते हैं. Let me tell you by the diagrams. Suppose we are having this is y-axis, x-axis, तो हमारे पास इस तरीके के graphs हो सकते हैं. तो these are strictly increasing functions. Okay, तो ये है increasing type के function. Now we can consider the same scenario where the function is decreasing. Suppose we can have this kind of function. So this is decreasing function. Okay, the other type of monotonic function can be considered as the constant function. Suppose we have this one. So this is constant function. इस तरीके के फंक्शन भी मोनोटोनिक फंक्शन है. क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की, इसी तरीके से वी कैन कंसिडर दी नॉन कंटिन्यूअस फंक्शंस एज वेल. सो सपोज वी आर हैविंग this scenario and we are having this one. Suppose this is defined like this. So this is how we have a function which is not continuous. तो continuity की केस में और non continuous की केस में we have this kind of increasing and decreasing function. And likewise you can consider the other variety जहाँ पर हम non continuous decreasing function हम assume कर सकते हैं. Like you can see
this is a decreasing function, okay, which is not continuous. तो इसी तरीके के आप किसी भी मोनोटोनिक फंक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ओके। द थ्योरम सेज अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तो वो हमेशा इंटीग्रेबल होता है। वी डोंट रिक्वायर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ओके। बट फंक्शन जो है वो हमारे इस पूरे इंटरवल में डिफाइंड होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बनाए भी हैं तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर ये, जैसे अगर हम इस पॉइंट को a कंसिडर करें और इस पॉइंट को अगर b कंसिडर करते तो a से b तक x की हर एक वैल्यू के लिए वी हैव अ वैल्यू ऑफ द फंक्शन f, ओके। सो दीज आर सम काइंड ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन, राइट। अगर मैं इन सभी फंक्शंस में से आप किसी भी फंक्शन के लिए डिस्कशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें इंक्रीजिंग फंक्शन लेना है, जरूरी नहीं है कि हमें डिक्रीजिंग फंक्शन लेना है, बट वी कैन डिस्कस एवरी काइंड ऑफ फंक्शंस, ओके। सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ बाय राइटिंग और कंसिडरिंग दिस काइंड ऑफ फंक्शन जहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से मोनोटोनिक फंक्शन इंटीग्रेबल होते हैं, ओके। नाउ द मोमेंट वी आर सेइंग दैट फंक्शन इज इंटीग्रेबल, इसका सेंस है कि ये डार्बो इंटीग्रल है और रीमान इंटीग्रल है। दोनों ही डेफिनेशन इक्विवेलेंट है। आपके लिए जो सहूलियत में है, जो आपको इजी लगता है, उस डेफिनेशन को यू कैन यूज टू प्रूव दैट द फंक्शन इज इंटीग्रेबल, ओके। सो let us write the proof in which we will have some consequences of a function being monotonic on a closed and bounded interval, okay. So without loss of generality, let f be an increasing function on the closed interval a comma b, okay. Then in which case we can suppose that then we can assume that f of a is less than f of b. इन केस एफ ऑफ ए इज लेस एन इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो उस केस में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की अगर सेम ही वैल्यू हमें मिल रही है और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उस केस में हमारा फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द स्ट्रिक्टली लेस देन, ओके। नाउ सिंस दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग ए, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग बी, और ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू रिप्रेजेंट द एफ ऑफ ए and obviously this value is representing f of b, okay। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर इस इंटरवल के हर एक पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू f of a और f of b के बीच में है, इसका मतलब हम जैसे यहाँ से कोई भी अगर x चूज करें, सपोज इफ यू चूज एनी x इन बिटवीन दी a एंड b, तो इस पर जो वैल्यू होगी वो हमेशा f of a और f of b के बीच में ही होगी। दिस इज द f of x, ओके। तो कहने का क्या सेंस हुआ कि हम इस इंटरवल a, b से कोई भी पॉइंट चूज करें तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हमेशा f of a और f of b के बीच में ही रहेगी, ओके। दैट इज वी वांट टू से। और जब कभी भी किसी भी फंक्शन की वैल्यू अपने डोमेन में एक बाउंडेड रेंज में है तो उसे हम बाउंडेड फंक्शन बोलते हैं। And the moment we have a bounded function, we can directly discuss the integrability, okay. So this, then assume that this one, so we have f of a is less than equals to f of x is less than equals to f of b for all x belongs to a comma b, and that shows that f is bounded on the closed interval a comma b। अब अगर आप
थोड़ा सा ध्यान दें तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जब भी इंटीग्रेबिलिटी को डिस्कस किया है तो उस केस में वी स्टार्ट दिस स्टेटमेंट लाइक एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। सो हम उस सिचुएशन पे आ चुके हैं जहां पर हम अब थ्योरम का या किसी भी स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं बिकॉज वी हैव नाउ अ बाउंडेड फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। ओके, नाउ वी वांट टू शो दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन हमारे लिए क्या होना चाहिए इंटीग्रेबिलिटी के लिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव such that whenever the mass of P is less than delta, then this must implies that UFP minus LFP that is strictly less than epsilon। अगर ऐसा हम शो कर पा रहे हैं तो इसका सेंस है कि this function f becomes the integrable now। Okay, so this is one of the definition of integrability in the Darboux sense, and since Darboux and Riemann are equivalent तो आप Darboux proof करें या Riemann proof करें, this makes no effect। Okay, so now let me write, now let epsilon positive is given। okay, and we select a partition P of the closed interval a comma b as P is equals to a equal to t naught less than t1 less than and so on less than Tn equals to b। this is any partition। okay, and with mass of P is less than delta and I am writing that this is equal to something, और हम ये देखेंगे कि किसके इक्वल होना चाहिए। okay, I am taking it as a question mark कि हम लास्ट में देखेंगे कि ये किसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, so let us proceed now। अगर किसी भी पार्टीशन किसी भी एप्सिलॉन के लिए वी आर हैविंग सम डेल्टा सच दैट मास ऑफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब लेस देन डेल्टा, देन ये डिफरेंस अब हमें एस्टिमेट करना है और हमें ये शो करना है कि ये लेस देन एप्सिलॉन है। ओके, सो नाउ वी shall estimate the difference UFP minus LFP, ये डिफरेंस हमने एस्टिमेट करना है। ओके, अब हमें पता है कि ये जो डिफरेंस है UFP और LFP की, जस्ट we need to write the definition। so UFP कैसे डिफाइन है, summation k running from 1 to n the supremum of this function f in this subinterval tk minus 1 to tk multiply by tk minus 1, this is the length of the subinterval, minus summation k running from 1 to n the infimum of this function f in the subinterval tk minus 1 to tk and then take the length of this, that is tk minus 1। okay, now what we want to show कि ये m और m क्या बनेंगे। okay, now let us come to this situation। अगर हम यहां पर कहें कोई भी एक सब इंटरवल कंसिडर करें, लेट मी रीराइट दिस, जैसे कि suppose we are having this scenario, this is our function। okay, this point is a and this point is b। okay, हम कोई भी एक इंटरवल की बात करते हैं, suppose this point is tk minus 1 and this point is tk, और यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो यहाँ है, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ है। ओके, अगर आप इस इंटरवल की बात करें, क्योंकि ये हमें ये वाला डिफरेंस क्या कहता है, वी नीड टू आइडेंटिफाई द सुप्रीमम ऑफ दिस फंक्शन इन दिस सब इंटरवल। ओके, तो इस सब इंटरवल में क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमें सुप्रीमम कहाँ मिलेगा,
जो सबसे एंड का पॉइंट होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें मिलेगा कैपिटल एम। ओके, दिस विल बी दी कैपिटल एम। और क्योंकि इस सब इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ये है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, स्मॉल एम, राइट। तो ये जो वैल्यू है एफ की, ये जो वैल्यू है ये हमें देगी सुप्रीमम और ये वैल्यू देगा हमें इन्फीमम। सो आई कैन से फॉर दिस इज द कैपिटल एम, this value is capital M and this value is small m, right? तो यहाँ पर ये जो value है, this value let me write, this is our f of tk minus 1 and this value is f of tk, राइट। तो इस सब इंटरवल, हर एक इस तरीके के सब इंटरवल में हमें लेफ्ट हैंड पॉइंट पर तो इन्फिमम मिलेगा फंक्शन का, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, और राइट हैंड पॉइंट पर हमें फंक्शन का सुप्रीमम मिलेगा। ओके, सो वी कैन से ये वाला जो डिफरेंस है, वी कैन से दैट दिस डिफरेंस इज इक्वल टू, लेट मी राइट, I want to make a box so that we can continue our proof. Okay, so this will implies that I am writing this one. This will be equal to summation k running from 1 to n. Now the supremum in this interval is the value of the function at tk. So f of tk time tk minus 1 and minus summation k running from 1 to n, and again the infimum of this function in this subinterval is f of tk minus 1 then tk minus 1, right? Now in these two summations we can write this will be equals to summation k running from 1 to n, and we are having this one f of tk minus f of tk minus 1, and then this is the common length, right? Okay, अब हमें पता है कि जो पार्टीशन है उसका मैश लेस देन डेल्टा है। व्हाट इज मैश? जब भी हम बात करेंगे इस ए बी के पार्टीशन की, तो वहां पर जो सबसे बड़ी लेंथ वाला सब इंटरवल है उसी लेंथ को हमने मैश ऑफ पी बोला है। तो हम कह रहे हैं सबसे बड़े इंटरवल की लेंथ भी डेल्टा से कम है, इसका मतलब सारे जितने भी सब इंटरवल है उनकी लेंथ भी लेस देन डेल्टा ही होगी। सो इन प्लेस ऑफ दिस टी के माइनस 1 वी कैन रिप्लेस डेल्टा, राइट? सो दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन समेशन k running from 1 to n. This is f of tk minus f of tk minus 1, and this can be replaced by delta. Okay, क्योंकि हर एक k के लिए ये जो लेंथ बनेगी, this length is less than delta, क्योंकि इन सभी लेंथ में जो मैक्सिमम था वो भी लेस देन डेल्टा ही है, तो ये भी लेस देन डेल्टा ही होगा। Okay, now here you can see this delta is free from k, so I can say this is equals to delta time summation k running from 1 to n and f of tk minus f of tk minus 1. Okay, अगर हम इसको सम करेंगे, जब हम k की जगह 1 रखेंगे तो we will have f of t1 minus f of t0, फिर k equals to 2 रखेंगे तो f of t2 minus f of t1. तो अगेन f of t1 will be cancelled by f of t1 for the k equals to 1, है ना। तो ये एक टेलीस्कोपिक सम है, इसे जब हम रिजल्टेंट वैल्यू लिखेंगे so this is equals to delta f of b minus f of a, ऐसा हमारे पास आएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमें ये शो करना है कि दिस डिफरेंस इज लेस देन दिस इप्सिलॉन, और हमारे पास अभी क्या है, दैट दिस डिफरेंस इज लेस देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू। इसका मतलब हम डेल्टा की क्या वैल्यू चूज करें डिपेंडिंग ऑन इप्सिलॉन, सो दैट वी कैन हैव हियर इप्सिलॉन। सो कैन आई से, जहां हमने ऊपर लिखा था यहाँ पर कि हमें डेल्टा क्या लेना चाहिए, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हमें इस डेल्टा को लेना चाहिए इप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ
ए, दिस इज व्हाट वी वांट टू टेक डेल्टा। और ये हमने क्यों लिया है, शायद इसका भी आपको रीजन समझ में आ ही गया होगा। ओके, सो इन प्लेस ऑफ this delta I can write this is equals to epsilon upon f of b minus f of a time f of b minus f of a, and here this will be equals to epsilon. Okay, so what we have that UFP minus LFP is strictly less than epsilon. So now what we can write, thus for every given epsilon positive there exists delta positive such that whenever we have these two one, that whenever such that mesh of P is less than delta, then this will implies that UFP minus LFP is less than epsilon, where P is a partition of A, B. ओके, और ये क्या शो कर रहा है कि अगर किसी एप्सिलॉन के लिए ऐसा कोई डेल्टा मिल रहा है जिससे कि ये चीज हो रही है, इसका मतलब हमारा फंक्शन इंटीग्रेबल है, विच shows that f is integrable on A, B, and that is exactly we wanted to show.